हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा एंड आज हम लोग पीपीबी के 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कवर अप करने वाले हैं, लेकिन किसके? मॉड्यूल ए के। चलो, तो आप सभी लोग जैसे कि जुड़ गए हैं चैनल से, वेरी गुड। सबसे पहले आपको डेली बेसिस पर जैसे मैं बताता हूँ आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबसे पहले सेशन को लाइक एंड शेयर। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आगे हम चलते हैं और आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पर देखते चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। दूसरा, आपको अगर लगता है कि पीपीटी क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, आप क्या करेंगे, अपने जो फोन फोन में जो सेटिंग होती है जहां से आप वीडियो देख रहे हैं ना, वहां से वीडियो क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है ना, उसको आप चेंज कर लेंगे। राइट। हम्म। हाँ, करेक्ट। चलिए, तो आपको करना यह है कि ये जो हमारा मोबाइल ऐप है इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। फ्री ई कंटेंट, फ्री कुछ नोट्स मिल जाएंगे आपको, साथ ही साथ कुछ टेस्ट फ्री मिल जाएंगे और क्लासेस मिल जाएंगे फ्री, कुछ लिमिटेड। अगर आपको ऑन टाइम हमारे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर उनका एक्सेस चाहिए, या बोल सकते हैं ना कि ऑन टाइम हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो बेल आइकन प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और फॉर फर्दर मोर डिटेल्स आप www.oliveboard.in पर जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल्स फंक्शन ऑफ अ बैंक इज और आर। बैंक के जो प्रिंसिपल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को, लैंडिंग करना और इन्वेस्ट करना, नॉन फंड बिजनेस और रेमिटेंस सर्विसेज को प्रोवाइड करना, या फिर ऑल ए टू सी। क्या होंगे हमारे बैंक के प्राइमरी फंक्शन? जल्दी जल्दी आंसर करना। मैं आपको बताता हूँ 1 आवर का टाइम होगा, 60 मिनट्स में हमें 60 एमसीक्यूज को कवर करना है। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर्स और उसको लोन देता है लोगों को, और उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करता है। सेक्शन 5B में ये बताया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, कि बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट को, लैंड करेगा, इन्वेस्ट करेगा, नॉन फंड बिजनेस और रेमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। ये सारे के सारे फंक्शंस जो होंगे ये हमारे प्रिंसिपल फंक्शन होंगे हमारे बैंक्स के। राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब कोई बैंक लैंड करता है मनी टू द कॉर्पोरेट पर्सन इन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज ऑफ। मतलब जैसे बैंक है, तो बैंक ने क्या किया, लोन दिया, बैंक इज अ लेंडर, और बोरोवर कौन बन गया? कॉर्पोरेट पर्सन। तो जब हम इस कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप की, कि कॉर्पोरेट पर्सन बन जाता है यहाँ पर बोरोवर, तो जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर वो क्या बनेगा? बोरोवर लैंडर, क्रेडिटर डेटर, डेटर क्रेडिटर, या कस्टमर क्लाइंट? हम्म। तो यहाँ लैंडर को हम बोलते हैं क्रेडिटर और बोरोअर को हम बोलते हैं डेटर। ठीक। वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस टर्म में पूछना कि क्वेश्चन किस टर्म्स में पूछा गया, वैसा आप आंसर करेंगे। तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप पूछा गया तो बैंक क्रेडिटर है, कस्टमर डेटर है, बी। लेकिन अगर कस्टमर बैंकर रिलेशनशिप पूछ लिया, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो यहाँ तो जनरल बात है कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप ही पूछा होगा। तो इन दोनों के बीच में, क्योंकि बैंक पहले और कॉर्पोरेट पर्सन बाद में, और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, तो हम बता देंगे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होगा। कुछ बेसिक रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि यदि आप कोई आर्टिकल भूल जाते हो बाय मिस्टेक, तो बैंक बनेगा ट्रस्टी, कस्टमर बनेगा बेनिफिशियरी। डिपॉजिट के केस में बैंक डेटर बनेगा, कस्टमर क्रेडिटर बनता है। लोन के केस में जस्ट अपोजिट है। सेफ कस्टडी लॉकर लिया तो बैंक बेली है, कस्टमर बेलर है। लॉकर के केस में लेजर लीजी का बनेगा। कलेक्शन ऑफ अ चेक में एजेंट और प्रिंसिपल का केस बनेगा। परचेज ऑफ अ ड्राफ्ट की बात करें तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनेगा। पेई ऑफ द ड्राफ्ट की बात करें, ट्रस्टी बेनिफिशियरी। अगर प्लेज है तो पाउनी या फिर प्लेजी, पाउनर या प्लेजर का केस यहाँ पर कंसीडर होगा रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर। मॉर्गेज के केस में मॉर्गेजी और मॉर्गेजर होगा। राइट। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सेल परचेज सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप होता है। तो ये सारे रिलेशनशिप है इंपॉर्टेंट। इसमें एक, लॉकर कहाँ गया, ये दो, सेफ कस्टडी तीन, पाउनर पौनी चार, और ड्राफ्ट
ये 5 रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी बैंक की एग्जाम में जो आपके आईआईबीएफ की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से। व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स अ चेक इन क्लियरिंग? क्या रिलेशनशिप बनता है जब बैंक कलेक्ट करता है चेक को? ये मैंने अभी आपको बताया था कि बैंक के पास गया है चेक, ठीक है। वेरी गुड, आंसर आप लोग सभी करते रहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल जैसे जैसे आप आंसर करते जाएंगे, राइट। हम्म, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं आप लोग आंसर करते जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे वो वहीं पर कवर किए जाएंगे, राइट। हम्म, करेक्ट। हम अगर बात करें, बैंक के पास अगर चेक क्लियरिंग के लिए गया है तो बैंक कलेक्ट करता है चेक को क्लियरिंग के लिए, तो क्या बनेगा? होल्डर फॉर द वैल्यू, क्लियरिंग मेंबर और प्रिंसिपल का केस, एजेंट प्रिंसिपल, कलेक्टिंग बैंक और होल्डर, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आएगा बैंक बनेगा एजेंट और कस्टमर बनेगा प्रिंसिपल। चलिए अगला देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज विच कैन बी विड्रॉन। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें हम विड्रॉ कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट, ऑन सैंक्शन बाय द मैनेजर, ऑन डिमांड, ऑन परसुएशन। बताइए किसको हम यहाँ पर बैंक सॉरी डिमांड डिपॉजिट बोलेंगे? डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम या फिर टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। ट्रैकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट आपके टर्म अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट में आएंगे। तो डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो विड्रॉ किए जा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट, ऑन सैंक्शन बाय द मैनेजर और ऑन डिमांड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नाम ही इसका डिमांड डिपॉजिट है तो विड्रॉल भी ऑन डिमांड करेगा कस्टमर, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में। जब चाहे तब जमा कर दिया, जब चाहे तब विड्रॉल कर लिया, राइट। मर्चेंट बैंकर्स आर, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? फाइनेंशियल ब्रोकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होंगे, क्रेडिट अप्रेजर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं या फिर ऑल ऑफ द अबव। मर्चेंट बैंकर मतलब वो लोग जो एज अ मर्चेंट काम कर रहे हैं बट वो बैंकर हैं, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे वो? फाइनेंशियल ब्रोकर कहें, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कहें, क्रेडिट अप्रेजर बोले या अंडर राइटर्स या फिर ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। स्पीड में हम थोड़ा सा चलेंगे क्योंकि हमें ये एज अ रैपिड फायर चलाना है। डिटेल वाला जो होता है वो डेली बेसिस पर हमारी क्लास होती है, वहां पर हम डिटेल में उसको डिस्कस करते ही हैं, राइट। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं ना, ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवाईसी इज और आर। जो हमारा केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ, उसका उद्देश्य आपको बताना है। करेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होता है केवाईसी का वो क्या होता है? पहला, इंश्योर करते हैं अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा कस्टमर है उसकी पहचान को हम इंश्योर करते हैं। दूसरा, मॉनिटर करते हैं ट्रांजेक्शन्स को अगर वो सस्पिशियस नेचर का होता है। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल, हमें लग रहा है कि यार ये गड़बड़ टाइप का है। इंश्योर करता है कि जो कस्टमर होते हैं वो यहाँ पर डिसीव नहीं करेंगे बैंक को। डिसीव नहीं करेंगे मतलब चीट नहीं करेंगे बैंक को, राइट। इंश्योर करना कि अगर लोन दिया गया है तो वुड नॉट बिकम अ एनपीए, और जो लोन हमने दिया वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑप्शन ई कह रहा है ओनली ए एंड बी, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या होता है केवाईसी का, ये बताना है एग्जैक्टली। ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा।
मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ओनली ए एंड बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। हाँ जी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली ए एंड बी इस, सॉरी, ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बैंक्स अपॉइंट अ डैश हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू एफआईयू इंडिया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है हमारी इंडिया की, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एजेंसी है जो क्या करता है, जितने भी हमारे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फ्रॉड्यूलेंट अकाउंट्स होते हैं उनको पकड़ता है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रूप में काम करता है, जो दुनिया भर की अलग अलग बड़ी एजेंसीज हैं उनके साथ में। तो जो हमारा बैंक है वो अपॉइंट करता है किसको, कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब भी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी एफआईयू आईएनडी को, वो सबमिट करेगा। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हम्म, एग्जैक्टली करंट सॉरी, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफिसर। जो हमारे बैंक में होते हैं ना, ये हमेशा क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो भी ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट हमें सबमिट करनी है एफआईयू आईएनडी के पास, वो सबमिट की जाएगी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल ऑफिसर की। तो प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है वो अथॉरिटी होता है, से डिसाइड करता है कि रिपोर्ट करता है हमारे जितनी भी ट्रांजेक्शन या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स होती है उसको किसके पास में, एफआईयू आईएनडी के पास में, राइट। चलिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मई 2023 में पूछा जा चुका है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कस्टमर्स को हम टिपिकली कैटेगराइज करते हैं इन डैश रिस्क कैटेगरीज। मतलब जो हमारे बैंक के कस्टमर्स होते हैं ना, इन कस्टमर्स को हम कितनी रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4, 3, 2 और 5। हम्म, एग्जैक्टली बिल्कुल आंसर आप लोग करते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये सबसे सही है कि आंसर आप लोग कर रहे हैं, आंसर कंटिन्यूसली करते जाइए। जी हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। राइट, तो ये होता है तीन अलग अलग कैटेगरी में, लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी और हाई रिस्क कैटेगरी के कस्टमर्स होंगे। जो डायरेक्टर होता है एफआईयू आईएनडी का, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का, वो एक्शन ले सकता है अगेंस्ट डैश फॉर द वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑब्लिगेशंस के अंडर। तो ये एक्शन ले पाएगा एफआईयू आईएनडी किस किस के अंडर, किस किस के अगेंस्ट, बैंक के अगेंस्ट, बैंक के किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट, प्रिंसिपल ऑफिसर के अगेंस्ट या सभी के अगेंस्ट। हम्म, राइट। वेरी गुड, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। एफआईयू आईएनडी के जो डायरेक्टर होता है ना, ये किसी के भी अगेंस्ट क्या होता है, एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिसर हो या फिर ऑल ऑफ द अबव हो, राइट। मतलब ऑल ऑफ द अबव का मतलब सभी के अगेंस्ट। तो एफआईयू आईएनडी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है हमारी इंडिया की, और ये सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 18 नवंबर 2004 को। और ये एक सेंटर नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिसीव करती है, प्रोसेस करती है और एनालाइज करती है इंफॉर्मेशन जो कि सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं, राइट। जो प्राइमरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर, वो कैसा रिलेशनशिप होता है बताइए, म्यूचुअल होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, पर्सनल होता है या फिर नन ऑफ द अबव। हम्म, राइट। तो आपको ये बताना किस तरीके का रिलेशनशिप होता है।
म्यूचुअल है कि दोनों का बैंक और कस्टमर के बीच में म्यूचुअली डिसाइड किया है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रैक्चुअल। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है जो स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट, लोन या किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदते हैं उसके साथ में। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी जो बैंक की है वो स्टेट करती है कि बैंक विल नॉट ओपन एन अकाउंट। यहाँ पर जो हमारी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी केवाईसी के अंदर आता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, तो हम बात करें सीएपी की। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अंदर ये बताया गया कि बैंक को अकाउंट नहीं ओपन करना चाहिए किन के, वो अकाउंट जो ऑपरेट किए जाते हैं बाय द थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर, फॉर अ प्रोफेशन इंटरमीडियरी फॉर इट्स क्लाइंट, जो प्रोफेशन इंटरमीडियरीज हम अपने क्लाइंट के लिए अकाउंट खोलते हैं मत खोलो। बेनामी नाम के अकाउंट्स, एनोनिमस नेम पर जो अकाउंट्स होंगे, या फिर विदाउट द पेन आप अकाउंट मत खोलिए। विदाउट द पेन तो खोल सकते हैं, फॉर्म 60 आप दे देते हैं, ठीक है। तो कौन से अकाउंट्स हमें नहीं ओपन करना चाहिए? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, बेनामी नाम पर। बेनामी मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करता नाम, उस नाम पर आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स की यदि ट्रांजैक्शन 50,000 या उससे ज्यादा का है, 50,000 से ज्यादा का है, कोई भी वैल्यू का है, या नन ऑफ द अबव। मतलब आपको सीआईपी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन चाहिए यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो। हम्म। राइट। हम्म। करेक्ट। द करेक्ट आंसर वुड बी एनी वैल्यू। किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा तो आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जैक्टली exactly. चलिए, इन केस ऑफ एनआरआईज जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, उनके लिए फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग अकाउंट, अगर उनको अकाउंट ओपन करना है तो कॉपी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करेगा कौन? एनआरआई खुद कर लेगा, एम्प्लॉयर एनआरआई का करेगा, कोई भी बैंक करेगा, या जज करेगा? कोर्ट के जो जज होते हैं वो करेंगे। बताइए कौन इनके केवाईसी डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करके देगा? पढ़ा है ना मैंने ये, ऑप्शन नंबर डी, जज जो होंगे वो यहाँ पर इसको सर्टिफाई करके देंगे। अमंग द डॉक्यूमेंट स्टेटेड बिलो, जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ओबीडी नहीं है? ओबीडी बोले तो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। पैन कार्ड, जॉब कार्ड बाय द नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेटर बाय द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, प्रूफ ऑफ द पोजीशन ऑफ द आधार नंबर। बताइए। तो ओबीडी में क्या नहीं आता? एग्जैक्टली सबको पता है, पैन इज नॉट कम्स अंडर द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। तो ये 6 वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पढ़ के बता देता हूँ, दिखाई तो आपको देंगे नहीं यहाँ पर। एक पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस डीएल, प्रूफ ऑफ द पोजीशन ऑफ द आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड और लेटर इशूड बाय द एनपीआर। ये सारी चीजें होंगी, 3 ये हैं और 3 इसमें है, पासपोर्ट, डीएल और वी आईडी, वोटर आईडी। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट हैं जिनमें पैन को यहाँ पर कवर नहीं किया गया है। इन केस ऑफ अ कंपनी, यदि हम बात करें किसी कंपनी की जो लिस्टेड नहीं है, एनी इंडिविजुअल विद होल्डिंग मोर देन डैश ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इज अ बेनिफिशियल ऑनर। मतलब हम बात करें किसी केस में कि कोई कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है और कोई भी इंडिविजुअल जिसकी होल्डिंग मोर देन डैश है, वो उसका बेनिफिशियल ऑनर होगा। 15%, 30%, 10% और 25%। इसका करेक्ट आंसर है 25%।
तो मोर देन 25% टोटल शेयर कैपिटल बेनिफिशियल ओनर के पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, इंट्रोडक्शन वाइल ओपनिंग अकाउंट इज। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए पीएनबी अकाउंट, पीएनबी में मैंने एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, मतलब मैंने फॉर्म भरा है ना, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरा। उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो, एक ऐसा पर्सन ढूंढ के लाओ जो पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट होल्डर हो और उसे आप जानते हो, वो आपका इंट्रोडक्शन करेगा। तो ये ऑप्शनल है, नॉट टू बी टेकन है, डिस्क्रिशनरी है या कंपलसरी है? कि भाई अगर है तो ठीक है, नहीं जरूरत ही नहीं है इसकी, बैंक चाहे तो ले सकता है, लेकिन नहीं कंपलसरी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है अब इसे नहीं लिया जाता है। ये पहले की चीजें हो गई जो यूज की जाती थी। माइनर का जो अकाउंट है उसे हम ओपन कर सकते हैं इन द गार्जियनशिप ऑफ। जो हमारे माइनर है उनका अकाउंट किसकी गार्जियनशिप में ओपन किया जा सकता है? बताओ भाई। हम्म। हम्म। राइट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मदर एंड फादर, मदर और फादर, ग्रैंड मदर, एल्डर ब्रदर। किसके नाम पर माइनर के अकाउंट को हम खोल सकते हैं? गार्जियनशिप किसकी हो सकती है? तो या तो मदर फादर दोनों की होगी, मदर या फादर की होगी, ग्रैंड मदर की हो सकती है, एल्डर ब्रदर। इसका करेक्ट आंसर होगा या तो माता हो सकती है या पिता इसके गार्जियन हो सकते हैं, किसके? माइनर के, जो 18 साल का अभी नहीं हुआ है वो। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी में आया है ये क्वेश्चन, पता आपको? देयर शुड बी टू पर्सन, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं और वो ओपन करना चाहते हैं अकाउंट पार्टनरशिप में, ठीक है, कहाँ पर? बैंक में। किस फॉलोइंग केस में, इनमें से दिए हुए किस केस में वो अकाउंट ओपन किया जा सकता है? नंबर 1, एक एक्स है जिसकी एज है 25 साल, वाई की एज है 17 साल। दूसरे केस में एक्स की एज 25 है, वाई की 21 साल है। एक्स की एज 17 साल है, वाई की एज 16 है। शुभा है, एज है इसकी 30 साल और उसकी बेटी है 16 साल की। एक्स की एज है 71 और वाई की एज है 57, लेकिन वो दिमागी रूप से सही नहीं है। किस केस में बैंक अकाउंट ओपन हम कर लें? बताइए। हम्म। हम्म। राइट, इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो इसमें एक माइनर है, क्योंकि माइनर आ नहीं सकते हैं, ये तो दोनों ही माइनर हैं। इसमें एक माइनर है, इसमें दोनों माइनर नहीं है लेकिन एक ल्यूनेटिक है। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों माइनर नहीं है, ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं पार्टनरशिप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अकाउंट ओपन होता है बैंक में, जहां पर तीन मेजर पर्सन है। शिव कुमार फादर है, मिसेस रमावती हैं, शिव कुमार की मदर है, और शरद कुमार है जो शिव कुमार का सन है। हु कैन बिकम द कर्ता ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? अब बताओ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसका कर्ता कौन बनेगा? शिव कुमार, शरद, मिसेस रमावती दोनों, शिव कुमार रमावती दोनों बनेंगे, शिव कुमार शरद कुमार दोनों बनेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो केस होता है, इसमें कहा जाता है कि जो फैमिली का मेल एल्डर पर्सन होता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता बनता है। लेकिन एक केस का डिसीजन आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, उसमें एल्डेस्ट फीमेल जो होती है वो भी बन सकती है। सकती मीन्स ऑप्शनल है, बट होगा कौन? मेल एल्डर पर्सन जो होगा, और मेल एल्डर पर्सन कौन है? वो है शिव कुमार। तो शिव कुमार बनेगा आपका कर्ता हमारे इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, राइट। चलिए अगला देखें,
जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम है, ठीक, इस स्कीम में कितनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो नया बनाया उसमें कितनी पुरानी स्कीम्स को ऐड किया है? 2, 3, 4, 5 बताइए। जो पुरानी ऑम्बुड्समैन स्कीम को मिला करके एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम बनाया, तो कितने पुराने ऑम्बुड्समैन को ऐड किया यहाँ पर? हम्म, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट, और एक अपना बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम जो थी, इन तीन को मिलाकर के एक सिंगल ऑम्बुड्समैन में कन्वर्ट किया, राइट। द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम, ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें तीन आई है, ऑम्बुड्समैन स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जो था, और ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन तीन को मिलाकर के बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, राइट। इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 जो है, ये प्रोवाइड करती है कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज? जो रेंडर की जाती है बाय द एंटिटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इफ नॉट रिजॉल्व द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नॉट रिप्लाई विद इन कितने पीरियड ऑफ टाइम में, यदि कस्टमर को सही तरीके से रिप्लाई नहीं मिलता है रेगुलेटेड एंटिटी मतलब बैंक, एनबीएफसी से, तो वो कितने दिनों के बाद कंप्लेंट कर देगा? कहां पर? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के पास में। बताइए, 31 दिन, 28 दिन, 25 दिन या फिर 30 दिन? 31 डेज, 28 डेज, 25 डेज और 30 डेज। वेरी गुड, राइट। करेक्ट आंसर होगा, यदि 30 डेज के अंडर हमारे कस्टमर जिसने कंप्लेंट की है रेगुलेटेड एंटिटी बैंक के पास में या एनबीएफसी के पास, 30 दिन तक अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला या वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो जा सकता है इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन के पास में। चलिए, अगर अपन बात करें, पहले क्या था, जो हमारा बैंकिंग ऑम्बुड्समैन था ना, उसमें क्या था कि ये जो नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है ना, इनको ऐड नहीं किया था। लेकिन अब जो हमारा नया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम आया ना 2021, इसमें हमने ऐड किया है नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स को, राइट। तो किनको किया? जिसका साइज डैश साइज ऑफ डैश करोड़ होगा या उससे ज्यादा होगा, उसी को हम ऐड करेंगे। डिपॉजिट 500 करोड़, असेट साइज 500 करोड़, डिपॉजिट 50 करोड़, असेट्स ऑफ 50 करोड़, राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि जिन हमारे नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जिनका डिपॉजिट साइज ऑफ ₹50 CR होगा ना, उनको हम ऐड कर रहे हैं किसमें? नई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम में। पहले इन्हें नहीं किया गया था पुरानी बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम में। फॉर द पर्पज ऑफ द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, आरबीआई ने डिवाइड किया है इसको हमारे कितने जूरिडिक्शन में, मतलब पूरे इंडिया को कितने जूरिडिक्शन में डिवाइड कर लिया है? 4, 10 और 15। हम्म, या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इसका नन ऑफ दीज अबव। क्यों? क्योंकि पहले हमारे देश में जूरिडिक्शन की बात करें तो ये वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर आया है, राइट। वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन के अंडर आया ही है, इसीलिए यहां पर कोई भी जूरिडिक्शन इसमें नहीं रखा गया है। क्लियर? चलिए, तो जूरिडिक्शन इसका न्यूट्रल है। आरबीआई ने सेटअप किया है एक सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर फॉर द
इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 इन विच सिटी, मतलब हमारे देश में आरबीआई ने जब इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम बनाया तो उसके अंडर क्या किया कि यहाँ पर सीआरपीसी है वो जगह है जहाँ पर हम डायरेक्टली ऑनलाइन हैंड हेल्ड वो लिफाफे में एनवलप में रख के टेलीफोन के थ्रू या किसी भी तरीके से तो किस सिटी में इसको बनाया गया इस सेंटर को? मुंबई, दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़। और जो लोग सबसे ज्यादा आंसर करेंगे वो आंसर गलत है इसका। मुंबई इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सीआरपीसी को सेटअप किया गया है। यहाँ पर कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उसको लाते हैं, फिर उसे यहाँ पर रेक्टिफाई नहीं बोलते हैं, उसे हम स्क्रूटनी करते हैं कौन सी कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट के पास भेजनी है, किसे रिजेक्ट करना है और किसे आगे फर्दर प्रोसेस करना है। Who would be the appellate authority under the Integrated Ombudsman Scheme 2021? मान लीजिए इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के अंडर हमने देखा कि जो हमें सॉल्यूशन मिला है, जो सॉल्यूशन है उसको हम अवार्ड बोलते हैं, ये जो अवार्ड मिला है, डिसीजन मिला, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। अब आपको फर्दर अप्लाई करना है, अपील करना है, तो आप कहाँ पर अपील कर पाएंगे? राइट, बिल्कुल। हम्म, राइट। इसमें क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे ना आरबीआई के, वो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? अपीलेट अथॉरिटी बन जाएंगे, राइट। चलिए अगला देखें। टोल फ्री नंबर जो है सेंट्रलाइज रिसीप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर का 14448 आरबीआई का, ये ऑपरेशनल है कितनी लैंग्वेजेस में? 2, 8, 10, 12। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 10। ओहो, ठीक है, ठीक है। ये 10 भाषाओं में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश के अलावा 8 अन्य भाषाओं में ये अवेलेबल है टोल फ्री नंबर, जिसमें आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। What is the maximum amount of compensation that RBI ombudsman can award? मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनसेशन हो सकता है वो कितना है, जो आरबीआई ऑम्बुड्समैन अवार्ड करवा सकता है अपने जिसने कंप्लेंट की उसको दिला सकता है? कितने रुपए का? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख या फिर 25 लाख का? बताइए। हम्म, राइट। तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका 20 लाख। और क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, है ना, ये पूछा गया हमारे जेआईबी में एग्जाम में, करेक्ट। हम्म। और एनबीए जो हमारा इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन होता है वो मैक्सिमम 30 लाख तक का क्या दे सकता है? अवार्ड दे सकता है, राइट। चलिए अगला। What is the maximum amount of compensation for the loss of the complainant time, expenses incurred and for the harassment, mental anguish suffered by the complainant? मतलब अपन ने जैसे कंप्लेंट की, फिर अपना खर्चा हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसके लिए अदर देन द 20 लाख, इसके अलावा और कितना पैसा हमें मिल सकता है एज अ कॉम्पनसेशन? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख या 2.5 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ₹1 लाख। अब क्वेश्चन अगला इसी से संबंधित है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑम्बुड्समैन
or the deputy ombudsman of RBI at the time. What is the maximum period? मतलब वो कितना अधिकतम समय हो सकता है जिस अधिकतम समय के लिए हम अपॉइंट करते हैं ऑम्बुड्समैन या डेप्यूटी ऑम्बुड्समैन को आरबीआई का। 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। हम्म। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा अप टू द नॉट एक्सीडिंग, ठीक नहीं है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। मैक्सिमम टाइम होगा इसका अप टू द 3 इयर्स। चलिए अगला देखें। जो करंट अकाउंट है वो कौन पर्सन होगा इनमें से जो ऑपरेट नहीं कर पाएगा? विमेन, इंडिविजुअल, इलिटरेट पर्सन या नॉन रेसिडेंट? कौन होगा जो करंट अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है? हम्म। राइट। हम्म। करेक्ट। बिल्कुल आप लोग आंसर करते चलिए। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा इलिटरेट पर्सन। जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता है। अगला देखें। अ माइनर जिसकी उम्र डैश ईयर्स या उससे अधिक है और वो अलाउड करता है ऑपरेट अ सेविंग बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। मतलब किस आयु का माइनर खुद से अकाउंट ओपन करता है, ऑपरेट करता है सेविंग अकाउंट को इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मदद से? तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 10 वर्ष? बताइए। वेरी गुड। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष या उससे अधिक का और 18 से कम वाला जो भी व्यक्ति होगा वो यहाँ पर अकाउंट ऑपरेट कर पाएगा अपने आप से इंडिपेंडेंटली, उसको किसी की जरूरत नहीं होगी। सेफ डिपॉजिट लॉकर में जो कस्टमर होता है सोल हायरर, मतलब जिसका खुद का इंडिविजुअल का अकाउंट है, लॉकर है, वो कितने नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है? ओनली वन, फोर, मोर देन वन और टू? ज्वाइंट नहीं है, सोल, सिर्फ एक ही इसका मेन हायरर है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका, सिर्फ एक ही लॉकर का नॉमिनी ये क्या कर पाएगा, बना पाएगा, मतलब एक ही नॉमिनी अपॉइंट करा सकता है या कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। इंटरेस्ट रेट जो होता है हमारे फिक्स डिपॉजिट पर वो कैन बी डिफरेंट ऑन डिपॉजिट्स। मतलब जितने भी हमारे एफडीज होते हैं ना उन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो डिफरेंट होता है। रूरल एरियाज में अलग अलग टाइम का है, इसीलिए इंडिविजुअल्स अलग अलग है उनके लिए या अलग अलग महिलाओं के लिए? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम्म। राइट। तो करेक्ट आंसर होगा अलग अलग समय अवधि के लिए। यदि अलग अलग अकाउंट होगा अलग अलग समय अवधि के लिए तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पे करना होता है और पे करना होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? बैंक्स कैन नॉट पे इंटरेस्ट ऑन। बैंक जो होते हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे किस पर? उन अकाउंट्स पर जिसको अटैच किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। वो अकाउंट जो कि अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, अकाउंट जिनको फ्रीज कर लिया गया है, या फिर करंट अकाउंट्स? किन अकाउंट्स पर बैंक जो होगा वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा? राइट। वेरी गुड। आंसर करते चलो भाइयों फटाफट। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा है, तो इजीली हम आंसर्स क्वेश्चंस की इन आंसर्स को कवर करते चल ही रहे हैं। वेरी गुड। हम्म। तो करेक्ट आंसर होगा इसका करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, जबकि इन तीनों अकाउंट्स पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा सेविंग बैंक अकाउंट के इक्विवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर चेक अंडर द सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड। अब आपने देखा सीटीएस 2010 को हमने लॉन्च किया, और उसके अंडर कौन सी चीज है जो हमें फॉलो नहीं करनी होती है? फील्ड रिप्लेसमेंट एज प्रिस्क्राइब, सिक्योरिटी थ्रेड, प्री फिल्ड अकाउंट फील्ड, या वाटरमार्क। क्या चीज उसमें ऐड नहीं होगी? जरूरी नहीं है कि वो हो रहे हमारे चेक्स में। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेड नहीं होता हमारे चेक में, ये तीनों चीजें हमारे चेक में होती हैं, राइट। ये प्री फिल्ड होती है चीज, कहाँ गई अकाउंट नंबर वगैरह, ठीक, ये हो गया। इसके अलावा बात करें वाटर मार्क की, तो यहाँ पे अंदर वाटर मार्क्स होते हैं, बैंक का नाम लोगो दिखाई देता है, जहां आपको चीजें करना है उसकी जगह यहाँ पर आपको नाम लिखना है, अकाउंट ये वो सब लिखना है, इसकी जगह होगी। यहाँ पर क्या नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेड नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, अंडर सीटीएस प्रोसेस इमेजेस इज और आर टू बी टेकन ईच चेक। हर चेक की कितनी इमेज ली जाती है? 2 इमेज, 1 इमेज, 3 इमेज, या फिर 4 इमेज? हम्म। करेक्ट। हम्म। ठीक है। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा 3 इमेज इसकी ली जाएंगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ बैंक। चेक कलेक्शन पॉलिसी जो हमारे बैंक की है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है? द बैंक विल टेक ऑल द पॉसिबल मेजर्स। बैंक सारे पॉसिबल मेजर्स को लेगा ताकि सेफ गार्ड किया जा सके इंस्ट्रूमेंट को जो रिसीव किया उसने अपने कस्टमर से कलेक्शन के लिए। बैंक विल कंपनशेट, बैंक कंपनशेट करेगा कस्टमर को फॉर किसी भी तरीके के डिले के लिए जो कलेक्शन ऑफ चेक है वो। बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी डिले के लिए जो हमारे अराइज आउट होते हैं किसी भी सरकमटेंस में बियॉन्ड द कंट्रोल, जो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल है, ठीक है। नो कंपनसेशन विल बी पेड फॉर द डिले इन कलेक्शन ऑफ द लोकल चेक्स। तो कौन सा यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही लोकल चेक के कलेक्शन में कोई गड़बड़ किया है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा बैंक को। चलिए, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following cash held at a branch is not required to be under dual custody? ऐसा कौन सा कैश बैंक में रखा जाता है जिसमें डुअल कस्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती? डुअल कस्टडी का मतलब दो लोगों से मिलके उस पैसा को निकाला जाए। कैशियर का हैंड बैलेंस, नोट्स लेस देन 100 डिनोमिनेशन, कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, और ऑल ऑफ द अबव। बताइए।
राइट, करेक्ट आंसर इसका होगा यहाँ पर जो कैशियर का हैंड बैलेंस होता है ना, यही होता है जिसे डुअल कस्टडी में नहीं रखना होता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक बार और हम कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज प्रॉपर इन हैंडलिंग काउंटरफीट नोट्स। एक मिनट, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं रिव्यू के लिए। ये मैं नेक्स्ट इसको पीपीटी में आपको दूंगा ना। इसमें क्या हुआ है, ऑप्शन एक जो मुझे ऐड करना था वो हुआ नहीं इसमें ऐड, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, लीन इज अ और एन ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशन। लीन जो है वो क्या है, एक राइट है, एक ऑब्लिगेशन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर एक इंटरेस्ट है, बताइए। लीन एक तरीके का बैंकर का राइट है, राइट। हाँ राइट, बैंकर्स लीन एक तरीके का क्या होता है, राइट है। ये बैंकर का राइट टू लीन होता है, जो कि मोर देन जनरल लीन होता है। बैंकर्स लीन एक तरीके का क्या होता है, बेलमेंट होता है गुड्स का, इम्प्लाइड प्लेस्ड होता है, एग्रीमेंट होता है, या फिर स्टॉपेज होता है, राइट। इसका करेक्ट आंसर होगा इम्प्लाइड प्लेज। सर ये इम्प्लाइड प्लेज का मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड प्लेज का मतलब होता है बैंक के पास में राइट होता है, यदि बैंक डिफॉल्ट करता है ना, या सॉरी यदि कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के पास राइट है कि उसके जो गुड्स बैंक के पास है ना उसको सेल आउट कर दे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Right to appropriate the debit balance in one account with the credit balance in another account by the same customer by the bank is called, इसको हम बोलेंगे गार्निशी, लीन, सेट ऑफ, या फिर रेटिंग। मतलब जैसे एक अकाउंट आपका डेबिट है, एक आपका क्रेडिट है, और इस बैलेंस कर देते हैं इस अकाउंट को जो हमारा नेगेटिव में है उसको, और ये अकाउंट दोनों किसके होने चाहिए, सेम कस्टमर के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गार्निशी, लीन, सेट ऑफ, या फिर रेटिंग। रेटिंग तो होता नहीं है कुछ, मतलब इसके टर्म्स में। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम बोलेंगे राइट टू सेट ऑफ। ये सेट ऑफ करना क्या लाता है, ठीक है। मैंडेट क्या होता है, मैंडेट एक तरीके से जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी होता है ऐसे ही मैंडेट होता है। मैंडेट इज अ और एन स्टाम्प्ड एग्रीमेंट, अनस्टाम्प्ड एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेटर ऑफ अथॉरिटी। क्या होता है मैंडेट। हम्म हम्म करेक्ट, ये होता है हमारा एक तरीके का अनस्टाम्प्ड एग्रीमेंट, हम आपस में कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्सन टू whom a power of attorney is given is called and who give it is called the dash, debtor creditor, bailor बेनी, पॉनर पॉनी, डोनी और डोनर, राइट। वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होता है डोनी एंड डोनर। अब आते हैं एज पर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की मैं बात करता हूँ। एज पर द फेमा द बेसिक क्राइटेरिया जो होता है किसी पर्सन का कि उसे हम कंसीडर करें रेसिडेंट इन इंडिया, यदि वो स्टे करता है भारत में प्रिसीडिंग मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में पूरे, विच मस्ट बी फॉर अ मिनिमम ऑफ 90 डेज, 182 डेज, 180 डेज या 91 डेज।
कितने दिन वो भारत में रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो हम उसे इंडिया का सिटीजन कंसिडर कर लें। हम्म। हम्म। करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेसिडेंट इज नॉट परमिटेड फॉर विजिट टू, मतलब आप यहाँ पर ड्रॉल नहीं कर सकते अगर फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो रेसिडेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। कहाँ विजिट करते हैं तब? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश? किस देश में ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा वो परमिटेड नहीं होगा? हम्म। करेक्ट आंसर है एग्जैक्टली भूटान, अगर जाओगे तो ड्रॉल यहाँ पर नहीं होगा। द सीलिंग ऑन द अमाउंट परमिटेड टू बी रेमिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इनिशियली वाज यूएसडी, मतलब जो हमारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ना, इसमें हम रेमिट कर सकते थे, ट्रांसफर कर सकते थे पहले कितना यूएसडी तक? 75,000, 50,000, 10,000 या 25,000? हम्म। राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ये पहले था 25,000 यूएस डॉलर तक। ठीक है। और अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया 2,50,000 यूएसडी। अगला, रेमिटेंसेज अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर मेड अंडर द डैश सिस्टम, मतलब अगर मैं बात करूं इंडो नेपाल की, किसकी? इंडो नेपाल रेमिटेंसेज की मैं बात करता हूं, तो ये किसके अंडर आता है, कौन से सिस्टम के अंदर? डेडिकेटेड रेमिटेंसेज, एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर स्विफ्ट? तो आपको पता होगा ये आता है आपके एनईएफटी के अंदर, अप टू ₹2 लाख यहाँ पर हम इंडो नेपाल रेमिटेंस कर सकते हैं। फंड्स इन डैश कैन नॉट बी फ्रीली रिपार्टिटेड आउटसाइड द इंडिया, रिपार्टिटेड का मतलब है कि हमने जो फंड है वहां ले जाकर के उसको क्लियर कर लें। एनआरई अकाउंट के, एनआरओ अकाउंट के, एफसीएनआर बी अकाउंट के, एसएनआरआर अकाउंट के? हम्म। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एसएनआरआर अकाउंट को हम फ्रीली रिपार्टेड नहीं कर सकते आउटसाइड द इंडिया। अगला, facility for the acquisition of property for a long term visa holder is available to citizen of dash, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी एक्विज करता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर है ना हमारी कंट्री में, तो उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी एक्यूज करने का, एक्वायर करने का। तो बताइए कौन सी कंट्री का होना चाहिए वो? भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान या नेपाल? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा म्यांमार का। सिटीजन ऑफ डैश कैन नॉट ट्रांसफर, अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते इंडिया में बिना आरबीआई की परमिशन के। किस कंट्री के सिटीजन्स? सीरिया, हांगकांग, ईरान और इराक? करेक्ट, यहां पर करेक्ट आंसर होगा हांगकांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। इन्वेस्टमेंट बाय कोई भी पर्सन जो रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया, वो प्रोबिटेड है, मतलब वो प्रोबिटेड नहीं है किस चीज के लिए? रिटेल ट्रेड के लिए, रेलवे ऑपरेशन के लिए, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, निधि कंपनी है? हम्म। एग्जैक्टली,
रिटेल ट्रेड में प्रोहिबिटेड नहीं है, बाकी सब में प्रतिबंधित है। ये रिटेल ट्रेड कर सकता है, ये सब नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट मेंटेन इन इंडिया कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ, वो किस फॉर्म में नहीं हो सकते हैं? सेविंग्स अकाउंट में, फिक्स्ड अकाउंट में, करंट अकाउंट में, या फिर आरडी अकाउंट्स के फॉर्म में? हम्म इसमें क्या होगा, देखो सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो खोल सकते हैं, एफडी अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट, आरडी अकाउंट ये ओपन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ अपन सेशन एंड करेंगे, लेकिन बिफोर एंडिंग द सेशन, ओहो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हिमांशु JIB CIB का। और इसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी, PDF भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे बैचेस, अभी काफ़ी सारे बैचेस हैं और ऑफर भी इन पर आने वाला है। तो ऑफर आने वाला है अप टू 40%। और अगर आप मेरा नाम यूज़ करोगे ना एज अ कोड हिमांशु, तो आपको 45% तक का ऑफ मिलेगा हमारे अलग अलग कोर्सेज पर। ठीक है, तो आप जाइएगा और यूज़ कीजिएगा कोड हिमांशु, और यहाँ हिमांशु यूज़ करके रिडीम कर देना, तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट अप टू 45%। तो यहाँ हमने लगभग 55 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं डेली बेसिस पर मेरे सेशन PPB IAFS के चल ही रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ जाइएगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स में हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स का बहुत कम टाइम में। उसके बाद उसी में आपको एक्सेस मिलेगा क्रैकर बैच का, तो जल्दी से आप उन बैचेस में एनरोल कर लीजिए अपने आप को, अगर एनरोल नहीं किया अभी तक, बाय यूजिंग कोड हिमांशु। चलिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।